नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट, सीटेट, यूपीटेट के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं मित्रों पहले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मित्रों, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य। देखिए मित्रों, पूरा वीडियो देखना, जब 30 प्रश्न देखोगे तब पता चलेगा आपको। और हाँ, आपको बता दूं, जो अभी कलाम का जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी जो प्री रीड हुआ था, कलाम ने लिया था एकेडमी ने, तो उसमें मित्रों हिंदी शिक्षण विधियों की बात करो तो पिछला जो हिंदी शिक्षण विधियों ना वही देख लीजिए ना, उसी में से 1-2 प्रश्न आ रखे हैं, यानी कि प्रश्न बिल्कुल मेरे करवाए आ रहे हैं ना। तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं मित्रों, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है भावात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक या रागात्मक। तो मित्रों बताइए, देखिए सुनकर जब अर्थ ग्रहण करने की जो योग्यता है तो ये किस प्रकार का शैक्षिक उद्देश्य है। मैंने पहले बताया किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में शैक्षिक उद्देश्य से एक प्रश्न जरूर आएगा मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा मित्रों विकल्प नंबर 3, यानी कि ज्ञानात्मक, ठीक है। अर्थ ग्रहण करने की जो योग्यता है ये मित्रों ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगी। रागात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक नहीं होंगे, यानी विकल्प नंबर 3 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। कौन सा कौशल है जिसमें वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो मित्रों जो वर्तनी है, ठीक है, वर्तनी होता क्या है। वर्तनी वर्तनी होती है मित्रों शुद्ध लिखना, ठीक है। वर्तनी किसको कहते हैं, शुद्ध लिखने को। जो सब मतलब कि जो शब्द शुद्धिकरण का आपने टॉपिक देखा होगा, तो शुद्ध लिखने का जो तरीका उसे वर्तनी कहते हैं। यानी कि ये किस कौशल से संबंधित है, किस कौशल में से अधिक महत्व दिया जाता है मित्रों, श्रवण में, लेखन में, पठन में या भाषण में। तो जब मैंने बता दिया कि शुद्ध लिखना, इसका मतलब लेखन कौशल से संबंधित है। विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। कौन सा पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, यानी कि पाठ्य पुस्तक का वह कौन सा यहाँ पे दिया हुआ विकल्प है जिसका अध्ययन किया जा सके। पुस्तक का आकार प्रकार, तो आकार प्रकार का अध्ययन थोड़ी ना करोगे। इसके बाद है मुख्य पृष्ठ, जिल्द या प्राकतन, तो जिल्द का भी नहीं कर सकते। अब 2 विकल्प बचे मित्रों ना, मुख्य पृष्ठ या फिर प्राकतन। तो इसमें से आपको एक चयन करना है, जो आपके बेस्ट विकल्प है, तो वो चौथा विकल्प है मित्रों प्राकतन। पराकथन या जिसे कह सकता हूँ पूर्व कथन, यानी पूर्व कथित कथन, यानी कि पूर्व में कहा हुआ कथन, उसे ही कहते हैं पराकथन। कहने का मतलब जो कुछ भी कथन वगैरह, वाक्यांश जो भी है चीज पाठ्य वस्तु में, उसी का तो अध्ययन करेंगे। तो मुख्य पृष्ठ में यहाँ से मतलब पृष्ठ के अर्थ निकाला है ना, तो मुख्य पृष्ठ उसका अध्ययन करने योग्य नहीं होता, ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे पराकथन, ठीक है। तो चौथा विकल्प मित्रों सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा है। जो भाषा है वो क्या है। अभिव्यक्ति उपागम, विचार उपागम, सामाजिक उपागम, उपयुक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिव्यक्ति उपागम, विचार उपागम, सामाजिक उपागम, उपयुक्त सभी। भाषा क्या है। तो देखो भाषा में क्या होता है, जो मन के अपने जो विचार है, ठीक है, मन के विचार है, या फिर जो तथ्य है, या कह सकता हूँ भाव है, यही चीज़ें होती है इसमें भाषा में, है ना। इन चीज़ों की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, मौखिक और लिखित रूप में 2 रूपों होते हैं, ठीक है। और विचार है तो बिल्कुल विचार उपागम। और भाषा क्या होता है, हमेशा भाषा मित्रों हमेशा अर्जित होती है, ठीक है। भाषा क्या होती है, अर्जित होती है ना, जन्मजात कभी भी नहीं होती है, भाषा तो अर्जित ही होती है। तो अर्जित होगी तो किससे होगी, अपने से बड़ों से, यानी कि समाज के साथ, है ना। तो मतलब सामाजिक उपागम भी है, इसका मतलब है यहाँ पे उपयुक्त सभी सही रहेगा। चौथा विकल्प सही है मित्रों प्रश्न संख्या 4 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मित्रों, कृष्णा मेरे सामने खड़ा है, वाक्य से कौन सा बिंब निर्मित हो रहा है। तो मित्रों बिंब का जो प्रश्न है वो आपके बिंब जो सिलेबस में ही है आपके, है ना। तो यहाँ पे वाक्य दे रखा है, फिर बिंब पूछेंगे, दृश्य बिंब है, श्रव्य, भाव बिंब, विचार बिंब। वाक्य दे रखा है कि कृष्णा मेरे सामने खड़ा है, ये वाक्य है, ठीक है। तो देखो मित्रों, विचार यहाँ पे नहीं होगा, ना ही किसी चीज़ का यहाँ पे भाव मान रहे हैं ना। और ये चीज़ सुनने वाले नहीं है, इस चीज़ को हम देख सकते हैं ना, कृष्णा मेरे सामने खड़ा है, मतलब ये दृश्य चीज़ है। मित्रों इसका मतलब है कि जो दृश्य बिंब है वो वहाँ पे सही उत्तर होगा। तो विकल्प 1 सही उत्तर है मित्रों प्रश्न संख्या 5 में। चलिए आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर।
प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है। देखो मित्रों, इनको हम विधि या फिर भाषा शिक्षण उपागम कुछ भी कह सकते हैं, जिस प्रकार प्रश्न आए उस अनुसार विकल्प है, ठीक है। तो देखो कौन सा भाषा शिक्षण उपागम है वो बाकी अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है उसमें ना। तो देखो अनुकरण में किसी चीज़ की तुलना नहीं की जाती, ये अनुकरण है वो प्राथमिक स्तर के लिए आपको बता दूं मैं उपयुक्त विधि होती है। अनुकरण में बच्चा क्या करता है, शिक्षक को देख कर या सुनकर उसका किसी चीज़ को सीखता है, तो वो अनुकरण हुआ है ना। तो इसमें तो तुलनात्मक अध्ययन पे बल नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके अलावा है मित्रों व्यतिरेकी भाषा संसर्ग के व्याकरण अनुवाद। व्याकरण अनुवाद में क्या होता है, मातृभाषा की सहायता से बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जो द्वितीय भाषा उसका अनुवाद पहले किया जाएगा और प्राथमिक भाषा जो मातृभाषा उसका बाद में किया जाएगा। तो इसमें भी तुलना नहीं की जाएगी, इसमें मातृभाषा की सहायता ली जा सकती है, तो इसलिए ये भी हट जाएगा विकल्प। विकल्प बचा भाषा संसर्ग। तो भाषा संसर्ग में तुलनात्मक अध्ययन इसका नहीं होता है। भाषा संसर्ग में तो क्या होता है कि मतलब जो कोई भी भाषा की शैली है, जैसे गद्य है, पद्य है, कोई भी शैली, उसके साथ में क्या कहेगा, उसके साथ में ही मित्रों व्याकरण का शिक्षण करवाया जाएगा, अलग से नहीं। तो वो भाषा संसर्ग हुई ना। पहला विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प हट गया मित्रों। यहाँ पे दूसरा जो विकल्प है आपके वो सही रहेगा, यानी कि जो व्यतिरेक या व्यतिरेक की विधि आपने देखी होगी, उसमें एक भाषा की दूसरी भाषा से हमेशा तुलना की जाती है, दो भाषाओं के मध्य तुलना करके ये भाषा इसमें भाषा का शिक्षण करवाया जाता है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 6 में विकल्प नंबर 2 सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 मित्रों बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई। देखो जो बुनियादी शिक्षा है वो मुख्य रूप से किस पे जोर देती है, आपको बता दूं, मुख्य रूप से देती है जैसे हस्तशिल्प, यानी कि इसमें बालक क्या करे, खुद है ना हाथ से, यानी कि कह सकता हूँ कि करके सीखे, ठीक है। यानी कि ये बालक प्रधान या छात्र केंद्रित विधि है, ठीक है। हस्तशिल्प या हस्तकौशल या फिर कह सकता हूँ हाथ से करके सीखे, या ऐसी चीज़ें है ना बनाए, ऐसा बालक कार्य करे शिक्षण में, ये चीज़ कही। तो बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जाकिर हुसैन के द्वारा या प्रोफेसर चटर्जी के द्वारा। तो मित्रों आपको बता दूं मैं, बुनियादी शिक्षा का संबंध हो जाएगा आपके महात्मा गांधी जी से, है ना। महात्मा गांधी जी ने ये बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी थी। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलिए मित्रों प्रश्न संख्या 8 पर। देखो शुरुआत में जितने वीडियो थे उसमें मैंने एक्सप्लेन काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है, और वहीं प्रश्न कलाम एकेडमी वाले वेब में भी काफ़ी आए थे, और आप खुद देखना, मैं यकीनन आपको कह रहा हूँ कि एग्जाम में ज़रूर आएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है। और इसके अलावा जो मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा तैयारी है वो भी मानते हैं ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो अब मित्रों प्रश्न संख्या 8 पे चलेंगे, और एक्सप्लेन की बात पहले काफ़ी एक्सप्लेन कर दी मैंने, अब समय कम है तो उस हिसाब से प्रश्न ज़्यादा ला रहे हैं, तो बस वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, है ना, आपके लिए भी। तो समय की दृष्टि को देखते हुए मैं एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ, जहाँ पे आ रही है वहीं कर रहा हूँ, जो आपसे संबंधित होने चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या है। अभिकर्मित अनुदेशन में नहीं पाया जाता। अभिकर्मित अनुदेशन के जनक कौन है मित्रों, स्किनर जनक है, ठीक है। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में करके सिखाया जाता है। इसमें कौन सा तत्व नहीं है, क्या नहीं पाया जाता, आश्रित चर उपागम। तो आश्रित चर उपागम इसमें है, विषय वस्तु उपागम, प्राथमिक चर उपागम, मूल्यांकन उपागम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, और ऐसे प्रश्न ही अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं ना। तो इसमें आश्रित, ये याद रखना आपको, जिसको भी याद नहीं, अभिकर्मित अनुदेशन में आश्रित चर उपागम भी होता है, इसके अलावा विषय वस्तु उपागम भी होता है, और मूल्यांकन उपागम भी होता है। इसमें कोई भी ऐसा चर या उपागम नहीं है जो प्राथमिक चर उपागम हो, यानी कि तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से वह कौन सा संसाधन है जो रेडियो प्रसारण की सीमाओं को समाप्त कर देता है। ये प्रश्न डेफिनेटली 80 से 90% लोग गलत करेंगे। लिंगवा फोन है, ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर है, या फिर ग्रामोफोन है। ज़्यादातर 90% में कह रहा हूँ लोग गलत करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पे आप सब का क्या करोगे मित्रों, मुझे पता है, टेप रिकॉर्डर करोगे, ठीक है। लेकिन देखो रेडियो पूछा है, देखो 2 प्रश्न है मित्रों, ये तो वेरी वेरी ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है, ठीक है। ये तो 5 स्टार क्वेश्चन है मित्रों, कैसे मैं बताऊं, ऐसे प्रश्न में कंफ्यूजन हो गया ना। 2 प्रश्न आपके सामने आए नहीं, अगर 2 प्रश्न सामने आओगे तो आप कंफ्यूजन होंगे। 2 कौन से मैं बता देता हूँ। इसमें यह कह रहा है कि जो रेडियो प्रसारण की सीमाओं को समाप्त कर देता। ध्यान से सुनना, पहली चीज़ तो ये है, मैं देखो ये कर रहा हूँ, इसको सर्किल बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। रेडियो प्रसारण की सीमाओं को समाप्त कर देने वाला संसाधन, उसमें टेप रिकॉर्डर करोगे, लेकिन उसका सही उत्तर होगा ट्रांजिस्टर। क्यों, तो मैं बता देता हूँ। रेडियो प्रसारण की सीमाओं को समाप्त कर रहा है ट्रांजिस्टर, लेकिन पूछे कि रेडियो
कार्यक्रम का प्रसारण की सीमा को अगर समाप्त कोई कर दे, रेडियो कार्यक्रम प्रसारण की सीमा को कम कर दे, है ना, तो उसमें आपके कौन सा आएगा मित्रों, टेप रिकॉर्डर आएगा। उसमें कौन सा आएगा, आपके टेप रिकॉर्डर आएगा, जो रेडियो के जो कार्यक्रम चलते हैं उनका प्रसारण को रोक सकता है, ठीक है, उसकी सीमा मतलब सीमाओं को समाप्त कर देता है, उससे बेटर टेप रिकॉर्ड होगा। केवल रेडियो प्रसारण की सीमाओं को समाप्त कर दे वो ट्रांजिस्टर होगा। दूसरा विकल्प 100% सही है मित्रों। अब देखिए कितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। दूसरा विकल्प सही है आपके किसमें, प्रश्न संख्या 9 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। शानदार प्रश्न है, आगे देखिए और बेहतरीन प्रश्न आया है। कौशल का वह प्रकार जो प्राथमिक आधार कौशल है। कौशल का ऐसा प्रकार जो प्राथमिक आधार, कौशल में भी प्राथमिक आधार है, ठीक है। तो लिखित ग्राह्य, मौखिक ग्राह्य, लिखित अभिव्यंजनात्मक या मौखिक अभिव्यंजनात्मक। देखो मित्रों इसमें देखो आपको देखो दो चीजें आई है, मौखिक लिखित, मौखिक लिखित मतलब दो चीजें आई। एक तो आई है मौखिक, ठीक है, और एक आई है मित्रों लिखित, है ना। अब देखो मित्रों इन दोनों में से प्राथमिक चीज कौन सी, तो मैंने बता ही दिया भाषा में से मौखिक होती है। मौखिक की शुरुआत हमेशा क्या है, विचार जब भी बोल जाते मौखिक ही दी जाती है उनको ना, मौखिक ये पहला है, ठीक है। तो मतलब एक तो वे विकल्प हटा दूं मैं, एक ये हटा दूं। अब दो विकल्प बचे मित्रों ना, दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प, ठीक है दोस्तों। दूसरा विकल्प या चौथा विकल्प, क्यों इन दो में मौखिक आया, लिखित तो हटा ही गया, है ना। अब देखो एक चीज होती है ग्रहणात्मक, है ना, एक तो होती है ग्रहणात्मक, एक होती है अभिव्यक्तात्मक, यानी जिसकी अभिव्यक्ति कर सके। तो आपको पता है कि पहले हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं अभिव्यक्त, पहले किसी चीज को अच्छी तरह ग्रहण करेंगे उसके बाद ही तो उस चीज को अभिव्यक्त करेंगे, यानी कि अभिव्यंजनात्मक ने होकर मौखिक ग्राह्य हो जाएगी। कितना अच्छा प्रश्न देखो ना, इसकी एक्सप्लेन करनी जरूरी पड़ी मेरे को, ठीक है। दूसरा विकल्प सही है आपके, शानदार प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर। हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां, हिंदी से संबंधित चुनौतियां आपके टॉपिक है। तो हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां कौन सी है, योग्य शिक्षकों का अभाव, अंग्रेजी के प्रति समाज का प्रेम, हिंदी का अस्थिर स्वरूप या उक्त सभी। तो देखो हिंदी से संबंधित प्रमुख चुनौतियां, इसमें योग्य शिक्षकों का अभाव बिल्कुल सही है, ये चुनौती है। हिंदी का अस्थिर स्वरूप ये भी चुनौती है। और देखो जैसे कि अपने जो दक्षिणी भारत है ना मित्रों, मुख्य रूप से जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पे प्योर इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश के प्रति समाज का प्रेम है, हिंदी का वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक चुनौती है, यानी उक्त सभी चुनौतियाँ है हिंदी भाषा से संबंधित, इसीलिए यहाँ पे अपनी हिंदी है वो देश में राजभाषा ही है, राष्ट्रभाषा नहीं है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 11वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। एक बालक में भाषा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, एक बालक को भाषा उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास या उपयुक्त सभी। यहाँ पूछा है महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण देखो बालक की जिज्ञासा भी है, बालक अनुकरण करेगा ये भी है, और उसको अभ्यास भी करवाना है, इसका मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पे एक भाषा सीखना या भाषा उत्पादन, भाषा निर्मित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 12वें में। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 13वां क्या कहता है, देखिए शिक्षक की क्रिया से संबंधित है, शिक्षक की क्रिया होनी चाहिए ना, उससे संबंधित कौन सा है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, मौन वाचन। मौन वाचन तो बिना बोले, है ना, कौन करता है, छात्र ही करता है, ठीक है। अनुकरण वाचन ये भी छात्र से संबंधित, तो शिक्षक के पीछे पीछे करेगा, शिक्षक पहले आदर्श वाचन करेगा, है ना, उसके बाद छात्र अनुकरण वाचन करते हैं, ठीक है। अनुकरण वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन के भेद दो होते हैं, ये प्रश्न आया भी था और पिछले हिंदी शिक्षण वीडियो में आप फिर टटोल लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये प्रश्न मिलेगा, अनुकरण वाचन कितने भेद होते हैं, ये कलाम एकेडमी में पूछा गया हिंदी में, ठीक है। तो दो भेद होते हैं, व्यक्तिगत होता है, और एक दिन पहले उससे मैंने 1 या 2 दिन पहले वीडियो डाला था, उसमें ये प्रश्न डाला था, हम 2-3 प्रश्न डाले, ठीक है। व्यक्तिगत भी होता है, और क्या होता है सामूहिक, इसी सामूहिक को समवेत बोलते हैं मित्रों, इसी सामूहिक को समवेत वाचन भी बोलते हैं, ठीक है। समवेत अलग से नहीं है, अगर नाम यहाँ पे समवेत आ जाए तो मतलब ये भी कौन करेंगे, समूह में करेंगे छात्र, व्यक्तिगत करेंगे छात्र, क्या अनुकरण, ठीक है। तो ये चौथा विकल्प, तीसरा विकल्प, दूसरा, ये तीनों क्या है, ये छात्र से संबंधित है। लेकिन आदर्श वाचन किसी भी चीज का अगर भावपूर्ण रीति से यति, गति, अनुतान, विराम, बलाघात, स्वराघात, इन सभी का ध्यान रखकर अगर शिक्षक जो वाचन करता है उसे कहते हैं आदर्श वाचन। प्रश्न संख्या 13वें में विकल्प 1 सही हो जाएगा मित्रों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कथा शिक्षण यानी कि जिसे कहानी बोला जाता है, बस यहाँ से कंफ्यूजन मत होना ना, कथा शिक्षण कहानी है कि इसके संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त प्रतीत होता है, सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। कथा शिक्षण में संवाद का होना आवश्यक है, कथा शिक्षण में शुरुआत होना आवश्यक है, कथा शिक्षण में कथानक होना आवश्यक है, कथा शिक्षण में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। देखो मित्रों कहानी शिक्षण की जब भी बात करूँ तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बहुतों के गलत आएगा मित्रों। क्यों आएगा,
क्योंकि प्रश्न घुमा रहा है भाई, है ना। इसमें चारों ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन सबसे जो बेस्ट विकल्प है वो है विकल्प नंबर 3, यानी कि कथा शिक्षण में हमेशा एक कथानक का होना आवश्यक है, बाकी चीज़ों का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो तीसरा विकल्प सही है मित्रों प्रश्न संख्या 14वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15वें पर। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है के बारे में आपकी राय है कि। प्रश्न को अच्छी तरह समझिए तभी आप कर पाओगे, वरना गलत करोगे ना, और फिर कहोगे कि नहीं सर आप गलत बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भाषा किसी भी लिपि में, मतलब भाषा कोई भी लिपि में लिखी जा सकती, इसके बारे में क्या मतलब, इस अर्थ, इसका अर्थ क्या है ना, इसका मतलब क्या है। ये बहुत हद तक संभव है, ये बिल्कुल संभव नहीं है, यानी कि विकल्प 1 और 2 इनमें से उत्तर आएगा। एक भाषा को एक लिपि में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये तो इसमें कोई संबंध ही नहीं है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, पहले ही कह दिया। एक भाषा को एक लिपि में जरूर नहीं है। देखो मैं बताऊं, जैसे कि हिंदी भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि की है, देवनागरी लिपि की है ना मित्रों। तो जरूरी नहीं है कि हिंदी को देवनागरी, हिंदी को रोमन में भी लिख सकते हैं, फारसी में लिख सकते हैं, लेकिन ये होगा उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा, ठीक है। तो एक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, ये कथन गलत है। और भाषा लिपि बीच में सीधा संबंध है, सीधा संबंध है, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये कह ही नहीं रहा। यहाँ पे कह रहे कोई भाषा किसी भी, सीधा संबंध जरूर नहीं है सीधा संबंध हो, है ना। किसी भाषा की निश्चित लिपि होती नहीं, तो विकल्प 1 या 2 में से बताना पड़ेगा। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बिल्कुल बहुत हद तक संभव है। हाँ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, हाँ उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, बदलाव तो होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल संभव नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। विकल्प 1 सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 15वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 16वें पर। अनुकरण विधि किस स्तर हेतु उपयुक्त है। अनुकरण विधि मैंने पहले ही बता दिया, एक प्रश्न में इसका जिक्र किया था। अनुकरण विधि में बालक क्या होते हैं कि मतलब देख कर, सुनकर, है ना, अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ये कौन से बालक करते हैं, उच्च प्राथमिक के, माध्यमिक के, नहीं। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ये विधि नहीं चलेगी, ये चलेगी मित्रों प्राथमिक स्तर 1 से 5 तक के जो छोटे बालक हैं उनके लिए चलेगी, तो सभी स्तर भी नहीं आएगा। विकल्प 1 सही है प्रश्न संख्या 16वें में। चलिए प्रश्न संख्या 17वें पर। ये शानदार प्रश्न है भाई साहब आज का, और यहाँ पे गलत करोगे और इसमें 100% आपको देखो कन्फ्यूजन होगा, वही उत्तर बताऊंगा मैं। देखो और रचो विधि को कहा जा सकता है, देखो और रचो विधि को कहा जा सकता है। कला प्रणाली आप कहोगे नहीं, वाक्य प्रणाली आप कहोगे नहीं। अब देखो आप कहोगे लेख प्रणाली, लेकिन मैं कहूँगा मित्रों खेल प्रणाली। देखो और रचो विधि को कहा जा सकता है कला प्रणाली, खेल प्रणाली, वाच्य प्रणाली, वाक्य प्रणाली, लेख प्रणाली। आप कहोगे कि सर ये लेखन से संबंधित है, लेकिन आपको बता दूं देखो और रचो विधि है ना, इसको खेल खेल के रूप में छोटे बालकों को सिखाया जाता है, इसलिए खेल प्रणाली इसका सही उत्तर होगा। 100% मैं श्योर हूँ मित्रों, ठीक है। दूसरा विकल्प आपके सही हो जाता है प्रश्न संख्या 17वें में। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18वें पर। फिर शानदार प्रश्न आया है प्रश्न संख्या 18वां। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं। हालांकि चारों विकल्प है वो प्राथमिक स्तर से संबंधित रहेंगे, लेकिन भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना यह प्राथमिक स्तर से संबंधित है। जितना भी आप भाषा का अधिकाधिक अवसर दोगे प्रयोग करने के, उतने सीखेंगे बच्चे ना, ये तो है। स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ बालक अपनी बात कहे, है ना, तो ये भी क्या है, ये भी इसका उद्देश्य है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, तो ये भी सही है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये चीज़ होती है प्राथमिक में, लेकिन भाषा शिक्षण के अंतर्गत ये चीज़ उपयुक्त नहीं है भाई, है ना। ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ, ये तो शुरुआती चीज़ है। तो तीसरा विकल्प सही होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 18वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। जो 4 भाषा कौशल होते हैं उस संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद पहले भी ये प्रश्न करवा चुका हूं मैं। भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। बिल्कुल उल्टा कर दिया, भाषा कौशलों के विकास में तो अभ्यास ज़्यादा चाहिए, है ना, अभ्यास ज़्यादा चाहिए, भाषिक नियमों का ज्ञान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियम तो फिर व्याकरण में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस विकल्प को मैंने हटाना पड़ेगा। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देते, ही तो नेगेटिव है। दूसरी चीज़ है पढ़ना लिखना 2 ही कौशल पे क्यों देंगे, कौशल तो 4 है, सुनना बोलना पे कौन देगा, तो ये भी क्या है, गलत है। यहाँ 3 ही विकल्प लिए मैंने। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, चारों लेने पड़ेंगे, एक और नीचे है, ठीक है। पहला अभ्यास होगा, इसमें भाषिक नियम नहीं है, तो पहला विकल्प हटेगा। दूसरे में कह रहे पढ़ना लिखना 2 ही थोड़े ना होंगे भाई, सुनना और बोलना कौन करवाएगा, वो भी तो विद्यालय में ही तो सीखे जाएंगे ना, ये भी तो है साथ में, तो ये भी गलत होगा। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, क्रम से ही सीखते हैं, ही नेगेटिव आएगा।
नेगेटिव आ गया। इसके अलावा देखो कोई क्रम से जरूर नहीं है, कोई पहले बोलना सीखता है तो कोई पहले लिखना पढ़ना में से कोई पहले पढ़ना सीखता है, कोई लिखना सीखेगी, तो इस प्रकार ये भी गलत होगा। यहाँ पे विकल्प नंबर 4 सही होगा। यानी कि चारों है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनकी जो कड़ियाँ एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल है, परस्पर अंत है, संबंधित है मित्रों। चौथा विकल्प सही है आपके प्रश्न संख्या 19 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 है मित्रों, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? इस कौशल में मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण या आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो आलंकारिक भाषा का प्रयोग, स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण करना केवल या मधुर वाणी या बोलना कौशल में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बालक अपनी संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकेगा। यानी दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 20 में। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर। इसको छोटा करना पड़ेगा फिर। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है? कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कक्षा 1 और 2 में बच्चों के लिए कहानी का चयन करना है। तो ऐसी कहानी जो बहुत छोटी हो ये ज़रूर नहीं है, जिसमें बहुत सारे पात्र हो ये भी ज़रूर नहीं है, जिसमें 2 ही पात्र हो तो 2 का ठेका नहीं ले रखा, ठीक है, 2 जैसा कहीं पे नहीं लिखा अनिवार्य नहीं है। लेकिन जिसके यानी जिस कहानी में शब्द, वाक्य, जो घटनाएं हैं उनका वर्णन करे, वो वर्णनात्मक शैली चित्रात्मक हो, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाए? चित्र दिया जाए। और चित्र भी कौन से? रंग बिरंगे रंगीन चित्र दिया जाए। क्यों? क्योंकि भाई 1 और 2 यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए तो चित्र काम आते हैं, ठीक है। प्राथमिक में चित्र ज़्यादा होने चाहिए, उच्च प्राथमिक में चित्र होने चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। और फिर आगे के स्तर जो उच्च स्तर, माध्यमिक स्तर, वहाँ पे कम कर दिया जाए चित्रों को, यही लिखा है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 21 में। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 22 पर। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का शिक्षक होगा उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना, बिल्कुल सही है, यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा बालकों को अवसर देगा बोलने के ना, तो उससे क्या भाषा सीखेगा ना। बाकी भाषा की त्रुटियों प्रति कठोर रवैया तो दंड सजा तो बिल्कुल माफ की है ना, गलत है, नेगेटिव है। तो पाठ्य पुस्तक तो सैद्धांतिक ज्ञान देती है, इसमें तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। भाषा का आकलन बाद की चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग का अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए शिक्षक को, पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 22 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। ये लीजिए शानदार प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम में समान है? हर्बर्ट उपागम और जो मॉरिसन उपागम, मॉरिसन ने इकाई उपागम दिया, हर्बर्ट ने पंचपदीय दिया, दोनों में कौन सा समान उपागम चरण चलता है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण या अन्वेषण? तो मित्रों आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात तो ये, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा मित्रों विकल्प नंबर 3, यानी कि जो प्रस्तुतिकरण है ना, वो हर्बर्ट उपागम का भी एक चरण है, मॉरिसन उपागम का भी है। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 23 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण विधियों के संदर्भ, यहाँ पे शिक्षण विधियाँ पूछी गई, उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है? ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, सही कथन है। ध्वन्यात्मक विधि में वर्णमाला ही सीखा जाती है। व्याख्यान विधि होती है, उसमें प्रयोग और दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल। शिक्षक प्रयोग भी करता है और दृष्टांत उदाहरण भी दे सकता है, लेकिन इसमें कौन देगा? शिक्षक देगा, ठीक है, ये याद रखना। भाषा शिक्षण यंत्र में सीतावाद्य आदि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। सीतावाद्य आदि यंत्र जो है भाषा शिक्षण में किया जाता है, जो कि क्या होती है? बहुत ही खर्चीली विधि है, याद रखना। साक्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है। तो ये साक्य अभिक्रमित नहीं है, अभिक्रमित का एक और प्रकार है। पहला प्रकार रेखीय, या जिसे बोलते हैं बाह्य, ठीक है। साक्य को आंतरिक बोलते हैं, तो उसमें बनाता है भाई छात्र प्रश्न का उत्तर, खुद ही बनाता है, खुद ही मूल्यांकन करता है, वो रेखीय विशेषता साक्य की नहीं है ना। कौन सा सही कथन नहीं है? तो तीसरा नहीं है। तो तीसरा विकल्प है आपके, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 24 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। इकाई किसी समस्या या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती इकाई विधि का यह कथन किसने कहा? अब देखो कंफ्यूजन करने वाले ऑप्शन रखे मैंने। ये परिभाषा इकाई किसी समस्या या योजना संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं समग्रता या एकता को प्रकट करती ये कथन किसने कहा था? जो इकाई विधि संबंधित है, मॉरिसन ने इकाई विधि दी थी 1926 में। इसके 5 पद बताए, पूरा जिक्र है पुराने वीडियो में, देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर। मॉरिसन बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ये मैं नहीं कहता, ठीक है, ये कहेंगे लोग। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित मैंने आपको गुमराह करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया, ऐसे आएंगे, ठीक है। मॉरिसन, हेनरी, हर्बर्ट या थॉमस एम रिस्क। मित्रों मैं कहूँगा इसका विकल्प 4 सही है और वही इसका उत्तर होगा ना। थॉमस एम रिस्क ने यह परिभाषा दी है, आप भ्रमित मत होना पहले विकल्प में। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 25 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर मित्रों। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ये प्रश्न पहले रीट के एग्जाम में पुराना में आ चुका है और बेहतरीन प्रश्न है भाई। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र कौन सा नहीं? तो सम्मेलन और गोष्ठियां में द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र है। अनुवाद शिक्षण ये भी है और विदेशी भाषा शिक्षण भी बिल्कुल है दो भाषा का, लेकिन प्राथमिक भाषाओं में ये क्षेत्र बिल्कुल नहीं है मित्रों, है ना। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 26 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। शानदार प्रश्न। रसानुभूति किस शिक्षण की मुख्य विशेषता है? रस की अनुभूति करना, आनंद अनुभूति करना, ये किस शिक्षण की मुख्य विशेषता है मित्रों? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना, व्याकरण। व्याकरण शिक्षण में तो भाषा के नियम वगैरह पढ़े जाते हैं, भाषा को शुद्ध व परिष्कृत रूप है, ठीक है, ये नहीं होगा। रचना शिक्षण, रचना शिक्षण तो क्या होती है कि जो विचार वगैरह होते हैं उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, विचारों की कलात्मक या क्रमबद्ध जो अभिव्यक्ति होती है ना, अभिव्यक्ति, वो होती है रचना शिक्षण में, ठीक है, ये भी नहीं होगा। गद्य शिक्षण में तो किसी भी जैसे जो भाषाई तत्व उनका ज्ञान या अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए मुख्य रूप से उसका उद्देश्य होता है, जबकि ये रसानुभूति की बात करूं तो ये पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 27 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 28 पे। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता है। देखो भाषा संसर्ग प्रणाली की बात करूं तो देखो गद्य पद्य के साथ में इसमें व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, इसमें विशेष महत्व फिर किस चीज़ को दिया जाएगा? व्यावहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, कवियों के जीवन या नियमों पर। तो मित्रों आपको पता है ये यहाँ पे व्यावहारिक ज्ञान हो गया, यानी कि उस शैली के साथ में ही क्या कर दिया जाता है, जैसे कोई गद्य शैली, पद्य शैली, उसके साथ में व्याकरण शिक्षण दिया जाता है, तो व्यावहारिक ज्ञान वहाँ पे दिया जाएगा मित्रों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या जो 28 है वहाँ पे मित्रों विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है? विषय का निर्धारण, उद्देश्य का निर्धारण, बिंदु निर्धारण, समय निर्धारण। तो आपको भी पता है मोस्टली शिक्षण में सबसे पहले काम किया जाता है कि उस शिक्षण करवाएंगे तो उसका उद्देश्य बताएंगे, ठीक है। उद्देश्य निर्धारण करना, यह करना शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 29 में। आगे चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? व्यय साध्य यानी कि जो बहुत ज़्यादा खर्चीली, हालांकि पहले मैं इसका बता चुका हूँ एक बार। सैनिक विधि नहीं, अभिकर्मित अनुशासन ये भी नहीं है, अनुकरण विधि भी नहीं है। देखो भाषा शिक्षण यंत्र, इसमें क्या होता है कि नाम से पता चला शिक्षण यंत्र, यानी कि ज़्यादातर इसमें उपकरण लाने पड़ते हैं, वो क्या है कि फिर उनके पैसे लगते हैं, तो वो खर्चीली विधि के रूप में आ जाती है और ये भारत जैसे देश में बिल्कुल बहुत कम चलती है। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 30 में। तो मित्रों ये थे हिंदी शिक्षण विधियों के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे प्रश्नों से संबंधित वीडियो लेकर आए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कितने प्रश्न यानी कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं? आशा करता हूँ कि 25 प्लस तो यहाँ पे होने चाहिए भाई, है ना, तभी मज़ा है, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है मित्रों, धन्यवाद।